हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 10 दिसंबर 2022 एंड आप सभी का स्वागत है आज के एडिटोरियल डिस्कशन में। आज हम टोटल 3 मुद्दे डिस्कस करने वाले हैं। पहला होगा हमारा एक्सपेंडिंग द फूड सेफ्टी नेट। देखो, दरअसल में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या बात करी है, उसके रिगार्डिंग समझने की कोशिश करेंगे। राइटर का क्या व्यू पॉइंट है, इसको भी यहाँ पर समझेंगे। दूसरा हमारा जो मुद्दा होगा वो होगा, देखो आप भी आजकल नोटिस कर रहे हो कि सोशल मीडिया पे ना बहुत सारे आपको आईएएस ऑफिसर्स वगैरह दिखते को मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स का आजकल इंस्टाग्राम अकाउंट होता है, वहां पर वो अपने काम को बताते हैं या कुछ और चीजें बताते हैं बेसिकली। तो क्या ये रूल्स क्या कहते हैं इसके रिगार्डिंग, क्या ऐसी चीजें होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा हमारा जो मुद्दा जो मैं आपके साथ कल डिस्कस कर रहा था वो होगा रेमिटेंसेस से संबंधित। ठीक है जी, तो ये 3 मुद्दा डिस्कस करेंगे आज। पर उसके पहले आज की कोट ऑफ द डे जो किसके द्वारा है, सैमुअल जॉनसन के द्वारा। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है राइटर के द्वारा, इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज इज वीक एंड यूजलेस, वेयर एज नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। काफी इंपॉर्टेंट कोट है, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर पहले पार्ट में बात हो रही है इंटीग्रिटी विदाउट नॉलेज। बेसिकली कहने का पॉइंट है कि आपके अंदर इंटीग्रिटी है पर नॉलेज नहीं है, तब वो यूजलेस हो जाती है। जैसे मान लो, एग्जांपल समझो, अगर आपको किसी चीज का नॉलेज ही नहीं है, मान लो जैसे सचिन तेंदुलकर है। सचिन तेंदुलकर क्यों है इतने अच्छे, रीजन उसके पीछे का क्या है कि उनको ना क्रिकेट की पूरी नॉलेज है, क्रिकेट कैसे खेली जाती है, क्रिकेट का प्रॉपर एक स्किल है उनके पास। कोई पर्सन आप में से हो सकता है एक अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक है ना, प्रॉपर कोडिंग की नॉलेज हो। तो कोडिंग की नॉलेज तो जरूरी है, तभी तो अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बन पाओगे। हो सकता है कोई बंदा आप में से कोई फाइनेंस की फील्ड में बहुत अच्छा हो, उसकी नॉलेज काफी अच्छी हो, तभी तो वो उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर अच्छे से काम कर पाएगा। तो नॉलेज होना तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप सिंपली ये बोलो कि भैया मेरे में तो इंटीग्रिटी है पर नॉलेज नहीं है, तो क्या वो अच्छी चीज है? नहीं, आपको नॉलेज होनी चाहिए चीजों की। अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हो तो एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए डेफिनेटली। बिना एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हुए आप कैसे आईएएस ऑफिसर बन जाओगे, राइट? उसी तरह से अगर एक सोल्जर जो बैटल फील्ड में जा रहा है, अगर मान लो उसको गन चलानी ही नहीं आती, आर्मी को किस टाइम पे किस तरह से वॉर के अंदर कैसे लड़ना है, अगर ये सारी चीजें नहीं पता, तो क्या वो अपने पर्टिकुलर मिशन के अंदर एक्सेल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो पहला पॉइंट यही बोल रहा है कि अगर सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रिटी है ना और नॉलेज नहीं है, तो उसका भी वो काफी वीक है, वो काफी यूजलेस है। पर सेकंड पार्ट देखो इसका क्या लिखा है, नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी इज डेंजरस एंड ड्रेडफुल। अगर आपके पास नॉलेज है अच्छी, पर आपके अंदर ना अगर इंटीग्रिटी नहीं है, आपका वैल्यू सिस्टम अच्छे से डेवलप नहीं है, तो बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है। अब सर ये कैसे, ये खतरनाक कैसे हो जाती है? मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। आप आजकल बहुत सारे साइबर क्राइम देखते हो। जो साइबर क्राइम के पीछे के लोग हैं वो क्या नॉलेजेबल हैं या नहीं है? बिल्कुल सर, नॉलेजेबल तो है, पर हो सकता है उनके अंदर इंटीग्रिटी ना हो, राइट? हो सकता है वो इसलिए काम कर रहे हो, किसी देश को नीचे झुकाना है, या फिर इस तरह के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। आजकल के टाइम पे ना आप देखते हो बहुत सारे ना ऐसी न्यूज देखने को मिलती है कि एक आईएएस ऑफिसर ना दहेज देता हुआ पकड़ा गया, रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। तो यहाँ पर ये क्या है, क्या आईएएस ऑफिसर के पास अच्छी खासी नॉलेज नहीं है? भैया नॉलेज तो बहुत अच्छी खासी है, पर इंटीग्रिटी नहीं थी, इसी वजह से करप्शन करते हुए पकड़ा गया, दहेज लेते हुए पकड़ा गया। अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, 1-2 साल पहले की ही, एक आईएएस ऑफिसर ना सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस के ऊपर इनको सस्पेंड किया गया था। तो क्या भैया इनके अंदर नॉलेज नहीं थी क्या? नॉलेज तो थी, पर इंटीग्रिटी नहीं थी। उसके अलावा देखो बहुत सारे और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आप लोगों ने देखो आजकल तो बहुत चल रहा है, जैसे इनकी जो बात कर लो, आप हर्षद मेहता की बात कर लीजिए, ठीक है ना, केतन पारेख की बात कर सकते हो। ये डिफरेंट डिफरेंट स्कैम्स हमें देखने को मिले हैं। क्या ये लोग नॉलेजेबल नहीं थे? इनको तो फाइनेंस की सर बहुत अच्छी नॉलेज थी, इनको पता था स्टॉक मार्केट कैसे काम करती है, पर शायद कुछ ना कुछ इंटीग्रिटी में थोड़ी कमी आ गई। उसी तरह से आप विजय माल्या का एग्जाम्पल ले लो, आप नीरव मोदी का एग्जाम्पल ले लो, मेहुल चौकसी का एग्जाम्पल ले लो। क्या ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे क्या? सर थे, बिल्कुल थे पढ़े लिखे, पर इंटीग्रिटी नहीं थी। उसके अलावा भी देखो, ठीक है ना, बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो, सहारा का जो स्कैम हुआ, ठीक है। उसके अलावा एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप सभी जानते हो ओसामा बिन लादेन के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, लादेन के पास सर नॉलेज तो काफी अच्छी थी, अच्छा खासा एजुकेटेड पर्सन था, पर इंटीग्रिटी कह लो, वैल्यू सिस्टम कह लो, वो प्रॉपरली डेवलप नहीं था। तो ये सारे के सारे जो हमें इश्यूज देखने को मिलते हैं ना, वो इसीलिए देखने को मिलते हैं कि पैसा की लोगों के पास नॉलेज तो होती है, पर नॉलेज के साथ वैल्यू सिस्टम नहीं होता ढंग से। अब देखो कोविड 19 के अंदर ना बहुत सारे लोगों ने ना गलत तरह से पैसा बनाया,
ठीक है, जो आप सेकंड वेव जानते हो, तो वो लोग नॉलेजेबल भी थे, पर इंटीग्रिटी नहीं थी, वैल्यू सिस्टम नहीं थी। ये सारे क्या हो जाते हैं, आपके बहुत अच्छे एग्जाम्पल हो जाते हैं। तो जरूरत क्या है सर, जरूरत है नॉलेज के साथ साथ इंटीग्रिटी की, तभी आप लाइफ के अंदर एक्सेल कर पाओगे। जैसे डॉक्टर कलाम साहब, ठीक है ना, कलाम साहब देखो कितने ज्यादा एजुकेटेड थे, राइट, कितना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन उन्होंने देश के लिए दिया। पर सोचो, अगर उन्होंने जो अपनी नॉलेज थी किसी देश को बर्बाद करने के अंदर, हमारे देश के सीक्रेट्स लीक करने के अंदर, या इस तरह से किसी भी नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर यूज कर ली होती, तो हमारे देश के लिए कितना डेंजरस होता। पर उन्होंने क्या किया, नॉलेज के साथ साथ इंटीग्रिटी थी, स्किल के साथ साथ वैल्यू सिस्टम था। यही आपको भी अपनी लाइफ के अंदर लेकर आना है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि दोनों चीजों का बैलेंस रखोगे तो जिंदगी के अंदर बहुत अच्छे से एक्सेल कर पाओगे। देखो एक ना बहुत फेमस कोट भी है, ठीक है, अरिस्टोटल के द्वारा है, वो भी सिमिलर मिलती जुलती है। वो क्या है कि अगर आपने किसी के माइंड को एजुकेट कर दिया, ठीक है ना, पर उसके हार्ट को अगर आपने एजुकेट नहीं किया, ठीक है ना, माइंड को एजुकेट कर दिया बट हार्ट को एजुकेट नहीं किया, वो बिल्कुल आपने उसको एजुकेट नहीं किया, ठीक है। एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। आई बात समझ में? तो आपको दोनों को मिक्स, दोनों के बैलेंस लेके चलना है, ठीक है, एजुकेटिंग द माइंड एंड एजुकेटिंग द हार्ट। गांधी जी के भी द्वारा ना बोला गया है कि नॉलेज विदाउट करेक्टर इज वन ऑफ द सिंस, ठीक है, 7 सिंस में से एक सिन गांधी जी का ये भी है, नॉलेज विदाउट करेक्टर। तो हमें भी इसी तरह से अपने लाइफ के अंदर एजुकेशन को रोल यही होना चाहिए कि वैल्यू सिस्टम भी डेवलप करे, हमारे यहाँ नॉलेज भी हो, एंड प्रॉपरली हमारी करेक्टर बिल्डिंग होते हुए नेशन बिल्डिंग की तरफ हम बढ़ पाए। आई बात समझ में? ठीक है, अब चलते हैं हमारे पहले एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, एक्सपैंड द फूड सेफ्टी नेट विदाउट एनी मोर डिले। और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो, ठीक है ना, बहुत फेमस है रितिका खेड़ा जी, तो इनके द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर देखो क्या पॉइंट क्या है, जो आप जानते हो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, ठीक है, एनएफएसए की जब मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होता है ना, हम नियरली 80 करोड़ लोगों को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। एनएफएसए के अंदर यही तो चीजें हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो बेसिकली है। अब अगर आपने कोविड-19 टाइम देखा होगा, तो यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे लोगों की जॉब लॉस हुई, बहुत सारे लोगों की जिंदगी के अंदर इश्यूज हुए। तो वहां पर ना एनएफएसए ने बेसिकली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू काफी अच्छा काम किया। जो भी माइग्रेंट्स को इश्यूज आ रहे थे, या जो भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही थी, उनको हमने सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने जो उनको खाना मिलता था उसको भी डबल कर दिया। पहले 5 किलो पर पर्सन पर मंथ मिलते थे, फिर हमने क्या कर दिया, इसको डबल कर दिया 10 किलो के लिए, क्योंकि सिचुएशन डिमांड कर रही थी उसके कॉरस्पॉन्डिंग। पर यहां पर राइटर बात कर रहे हैं कि उन लोगों का क्या जिनके पास भैया राशन कार्ड ही नहीं था। ये डबल तो उनका क्या, जिनके पास राशन कार्ड थे। मान लो जिसके पास राशन कार्ड नहीं था, उसको ना पहले खाना मिल रहा था ना अब खाना मिल रहा है, अगर आपने डबल कर भी दिया तो इसको क्या फायदा हुआ। तो इस तरह के इश्यूज यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। और राइटर का देखो मेजर कंसर्न पता क्या है, राइटर का मेजर कंसर्न है कि जो 80 करोड़ वाला नंबर है ना, कि 80 करोड़ लोगों तक हम पहुंच रहे हैं, ये गवर्नमेंट ने ना एक तरह से फिक्स कर दिया है। गवर्नमेंट इसके कॉरस्पॉन्डिंग ना इसको बढ़ा नहीं रही। देखो समझने की कोशिश करते हैं, मैं समझाता हूं आपको। राइटर ने ना, ये जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, सेंसस 2011 का डेटा लिया कि इंडिया की क्या पॉपुलेशन है, ठीक है जी। उस हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने क्या बोला कि जो रूरल पॉपुलेशन है उसके 75% लोगों तक, एंड जो अर्बन पॉपुलेशन है उसके 50% पॉपुलेशन तक हमें पहुंचना है एनएफएसए के अंदर, उनको एंटाइटलमेंट है। तो ये कहां से बेसिस के ऊपर था, ये सेंसस 2011 के बेसिस के ऊपर था। पर आप एक चीज खुद सोचो, जो सेंसस 2011 की मान लो पॉपुलेशन, जैसे मान लो 121 करोड़ है, अब 121 करोड़ का 75 मतलब उसके रूरल का 75% और अर्बन का 75% हमने देख लिया। पर क्या ये 121 करोड़ हमें कांस्टेंट देखने को मिली है? द आंसर इज नहीं। ओवर द इयर्स हमने क्या नोटिस किया है, हमने नोटिस किया है हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई है। अब एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो पिछला सेंसस हुआ है ना, उसके हिसाब से आपको ये चीज देनी है, ठीक है ना, जो पॉपुलेशन एस्टिमेट होंगे, जो भी सेंसस है उसके पीछे का, उसके बेसिस के ऊपर देनी है। अब देखो आप एक चीज नोटिस करो, भैया अगला सेंसस होना था 2021 में, पर कोविड 19 आ गया है। और अभी तो देखो 2022 भी खत्म होने वाला है, दिसंबर में आ चुके हैं हम 2022 के, 2022 भी खत्म होने वाला है। तो 2021 के आंकड़े तो हमारे पास है ही नहीं। तो इंडिया में अभी देखो पॉपुलेशन, राइटर का पॉइंट है कि ये 121 करोड़ नहीं है, ये पॉपुलेशन तो बढ़ गई होगी। तो उस हिसाब से ये रूरल का जो 75% कवरेज हमने पहुंचना था, अर्बन का 50% पहुंचना था, वो तो हम पहुंच ही नहीं पाए। हो सकता है 121 करोड़ आज के टाइम पे 140 करोड़ हो गए हो, तो उसके बेसिस पे ये नंबर तो बढ़ जाने चाहिए थे, पर हम वो नंबर नहीं बढ़ाए। अब देखो राइटर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि ये तो गवर्नमेंट की गलती है ना, कि वो सेंसस नहीं करवा पा रही,
इसका खामियाजा मेरे और आपके जैसे आम लोग क्यों भुगते, जिनको पीडीएस की बेनिफिट मिलने चाहिए थे, हमने उसको अपडेट ही नहीं किया। वही नंबर चलते आ रहे हैं 121 करोड़ जो 2011 वाला सेंसस था। वैसे टेक्निकली तो राइटर बोल रहे हैं कि हमें ये ना एनुअली हर साल अपडेट करना चाहिए कि और कितने लोग ऐड हो रहे हैं, हम एनएसएस और पीडीएस के अंदर हम कितने लोगों को दे रहे हैं। पर एनुअल छोड़ो, हम तो 10 साल के बाद भी इसको अपडेट नहीं कर रहे। अब यही सेम मुद्दा ना सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि हाँ भैया ये तो जेन्युइन बात कर रहे हैं, जस्टिफाइड डिमांड है, तो ये चीज तो इंक्रीज करनी ही करनी चाहिए क्योंकि लोगों तक और भी बेनिफिट पहुंचना चाहिए। फिर देखो कोर्ट ने इनफैक्ट ना गवर्नमेंट को ये भी बात करी कि आपके पास चलो सेंसस का डेटा नहीं है, 2021 वाले जो सेंसस होना था उसका डेटा नहीं है, पर कुछ प्रोजेक्शन तो कर सकते हैं, कुछ एस्टिमेट तो लगाया जा सकता है कि हो सकता है इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ गई हो, ठीक है, उसके हिसाब से इसको हम उस हिसाब से परसेंटेज को मैनेज कर सकते हैं, राइट। बट नहीं, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने क्या किया, उसने एक तरह से बता दिया कि नहीं, ये जो फ्रीज है ना, जो एक तरह से 80 करोड़ वाला नंबर जो है वो सही नंबर है। अब इसके पीछे इन्होंने क्या बात करी, इसके पीछे इन्होंने बात करी है कि एक्ट के अंदर ना क्लियरली लिखा हुआ है कि जो नंबर ये डिटर्मिन होंगे ये पिछले सेंसस के हिसाब से डिटर्मिन होंगे। अगर हमें नंबर को बढ़ाना है तो हमें एक्ट के अंदर चेंज लेके आना पड़ेगा क्योंकि सेंसस तो अभी हुआ नहीं। तो यहाँ पे राइटर का पॉइंट ये है कि ना देखो ये ना जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तर्क दे रही है ना कि एक तरह से हमने 80 करोड़ नंबर क्यों फिक्स कर दिया है, वो उसके पीछे का जो तर्क है ना वो कोई लॉजिक जो है वो सही नहीं है, बिल्कुल भी, बिल्कुल ही इलॉजिकल आर्गुमेंट है, ऐसा राइटर यहाँ पे बात कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो हमारा जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, आरजीआई, इसने अच्छे खासे प्रोजेक्शन बता रखे हैं कि 2021 में हमारी पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए थी, पर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बिल्कुल साइडलाइन कर चुकी है सजेशन को कि नहीं, हमने तो एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा जो कि दिक्कत वाली बात आएगी, तो इसलिए हमने तो फिक्स कर दिया हुआ है, तो इसकी जरूरत नहीं है। इसके अलावा देखो हमारी जो गवर्नमेंट है ना, इसके द्वारा एक और पर्टिकुलर आर्गुमेंट भी दिया जा रहा है। व्हाट इज दैट, कि देखो जब हमने ये एक्ट लेकर आए, मान लो 7-8 साल पहले ये एक्ट आया, तो उस टाइम पे पॉवर्टी कम थी। आज के टाइम पे धीरे धीरे क्या होगा, लोगों की पॉवर्टी कम होती रहेगी। कैसे पॉवर्टी कम होती रहेगी, हमारी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट क्या कर रही है, धीरे धीरे लोगों की लाइफ के जो सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर होते रहेंगे, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता रहेगा। इस वजह से आने वाले टाइम के अंदर होगा क्या, कम लोगों को जो ये जो एंटाइटलमेंट दिए जा रहे हैं, ये जो खाना दिया जा रहा है, इसकी कम जरूरत पड़ेगी, ऐसा गवर्नमेंट का तर्क है। पर राइटर यहाँ पे बात करते हैं कि नहीं, ये सारे मतलब ये तर्क इंपॉर्टेंट नहीं है। आप एक चीज नोटिस करो, मुझे खुद बताओ कि अगर मान लो इंडिया की पहले जीडीपी थी, मान लो $2 ट्रिलियन थी, आज के टाइम पर अगर मान लो वो $3 ट्रिलियन होगी, और पर कैपिटा इनकम भी मान लो, जीडीपी पर कैपिटा पर पर्सन जो इनकम होती है, बेसिकली जीडीपी होती है, वो भी बढ़ गई। पर क्या इसका मतलब है कि इंडिया के हर इंसान की सैलरी बढ़ गई है, हर इंसान की इनकम बढ़ गई है? नहीं भैया। हो सकता है कि जो अमीर हैं, जो रिच हैं, वो और अमीर होते जा रहे हो, और जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि अगर अगर हमारी जो हमारा देश आगे प्रगति कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के हर इंसान प्रगति कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, राइट। आप जानते हो जो ऑक्सफैम का डेटा है वो क्लियरली ये शो करता है या नहीं करता कि इनइक्वालिटी हमारे देश के अंदर बढ़ रही है। तो यहाँ पे राइटर का ये व्यू पॉइंट है कि गवर्नमेंट को इस तरह के तर्क नहीं देने चाहिए कि हम क्यों नहीं बढ़ा रहे लोगों तक ये जो अपनी इंटाइटलमेंट है अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसको इससे बाहर आना चाहिए। काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज तो ये भी बोलती हैं कि इस कवरेज को हमें ना यूनिवर्सल कर देना चाहिए, बेसिकली हर किसी के लिए। सिर्फ ये 80 करोड़ हो गया या 66% रूरल हो गया, 50% अर्बन नहीं, इसकी जगह आप यूनिवर्सल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल बीजू जनता दल हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन सभी ने बात करी है कि इसको हम एक तरह से यूनिवर्सलाइज कर सकते हैं। तो ये इनइक्वालिटी वाली बातें गवर्नमेंट को नहीं करनी चाहिए इस तरह की, कि ये सारी चीजें, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर इसका बर्डन नहीं डालना चाहिए कि हम इसका ब्लेम डाल दें कि स्टेट गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही। ये सारी चीजों से हमें बाहर आना चाहिए, और एक तरह से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी लोगों को हमें इंक्लूड करने की जरूरत है, उनको हम इंक्लूड कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट भी अपने एंड पे थोड़ा हार्डवर्क कर सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ना, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का। इन्होंने अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए इस चीज को एक्सपेंड किया है कि चलो एनएफएसए ने 80 करोड़ को दे दिया, उसके अलावा हम लोग भी, ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स है छत्तीसगढ़ उड़ीसा, इन्होंने बोला कि हम भी थोड़ा अपनी तरफ से एंटाइटलमेंट दे देंगे। तो जरूरत क्या है, एक प्रॉपर पॉलिसी मैटर इसको बनाने की, ना कि एक तरह की स्कूल डिबेट। स्कूल डिबेट क्यों बोला है, वो जो लॉजिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए है ना, इस वजह से यहाँ पे राइटर ने बात करी है। इसके अलावा देखो, आप एक चीज नोटिस करो कि अगर कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम पे हमने क्या किया, जो 5 के जो देते थे ना पर पर्सन पर मंथ, उसको 10 किलो कर दिया। अब अगर इतना हम कर सकते हैं, सीधा डबल कर सकते हैं इस चीज को, तो क्या
80 करोड़ की जगह 90 करोड़ लोगों तक पहुंचने में क्या दिक्कत आ रही है गवर्नमेंट को? यहाँ पर राइटर इस व्यू पॉइंट की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट को इस चीज को छोड़ देना चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली पॉइंट बोला था, उसको अच्छे से फॉलो करने की जरूरत है ताकि हम इस डायरेक्शन में वर्क कर पाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी क्या कर सकता है, थोड़ा ना अपने जो एक्शंस है बेसिकली उनको और फर्म कर सकता है। उसने एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट से जवाब मांगा था ना कि इसको कैसे करें या क्या कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। नहीं, सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि नहीं, थोड़ा और डायरेक्टली गवर्नमेंट को बोले कि आप डेफिनेटली लोगों को और प्रोवाइड करो, बेनिफिशियरीज तक और पहुंचो ताकि ये सारी चीजें ना हो। अगर 2021 सेंसस नहीं हुआ तो वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका जो खामियाजा है वो आम लोग ना सहें, ठीक है ना। इनका जो अगर स्टेट का फेलियर है ना तो उसका प्राइस आम जनता को नहीं पे करना चाहिए, ऐसा यहाँ पर राइटर का व्यू पॉइंट है। और डेफिनेटली एक्सपेंड करना चाहिए जो फूड कवरेज है, ऐसा राइटर यहाँ पर कह रहे हैं। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा पहला आर्टिकल। चलते हैं हमारे दूसरे आर्टिकल की तरफ, जो क्या है, सोशल मीडिया एंड सिविल सर्वेंट। और इसको आप जीएस पेपर 4 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, आप लोग भी ना नोटिस किया होगा, आप लोग में से जो इंस्टाग्राम यूज करते होंगे या फेसबुक यूज करते होंगे, आपने काफी बार आजकल देख रहे हो कि जो अलग अलग हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गया, आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स हो गया, इनको ना मतलब आजकल ये एक तरह से सेलिब्रिटीज बन रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा राइटर बता रहे हैं बेसिकली कि सेलिब्रिटीज की तरह एक्ट कर रहे हैं कि अपनी वो पिक्चर्स पोस्ट करते हैं, फिर लाखों लाखों व्यूज आते हैं। तो देखो यहाँ पर ना ये थोड़े से चेंजेस आए हैं हमारे पिछले अगर सालों के अंदर देखो। अगर आप पिछले मतलब 7-8 साल पीछे जाओगे ना तो आपको ये सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। इस तरह से कोई भी आईएएस ऑफिसर ना इस तरह से पब्लिकली शायद पोस्ट नहीं करता था, पर आजकल के टाइम पे ये सारी चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं। तो यहाँ हमें ये समझना है कि जो सोशल मीडिया का जो एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं यूज करने के लिए, मतलब सिविल सर्वेंट्स की बात कर रहा हूँ, और इसके नेगेटिव्स क्या हो सकते हैं, ये चीजें हमें समझनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, यहाँ पर राइटर ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है प्रशांत नायर जी का, ठीक है ना। केरला के अंदर लेक को क्लीन करने के लिए ना वॉलंटियर्स चाहिए थे, तो इन्होंने अपने सोशल मीडिया के ऊपर डाला कि आओ कि जो लोग भी लेक की सफाई करना चाहते हैं वो एज अ वॉलंटियर कर सकते हैं। लोग आए, इस लेक को साफ कर दिया, ठीक है ना। इसके साथ ही देखो कंपैशनेट कोईकोड, वो भी आप इनका प्रोग्राम जानते हो, वो भी काफी सक्सेसफुल रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से काफी सारे हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने सोशल मीडिया को बहुत ही पॉजिटिवली यूज किया हुआ है। पर हमें रूल्स समझने हैं कि ऑल इंडिया सर्विस जो हमारे कंडक्ट रूल्स हैं, ठीक है, 1968 के, वो क्या बोलते हैं? वो ये बोलते हैं कि कोई भी जो हमारा सिविल सर्वेंट है वो ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देगा जिससे क्या दिखेगा कि किसी सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म हो, या फिर कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जिसके बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में आपस के रिश्ते खराब हो सकते हैं, या फिर एट द सेम टाइम कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देगा जिसकी वजह से किसी और फॉरेन स्टेट के साथ हमारे जो इंडिया के रिलेशंस हैं वो खराब हो। आई बात समझ में? तो ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल्स में तो ये सारी चीजें लिखी हुई हैं कि बेसिकली ये पर्टिकुलर एंटिटीज के बीच में रिलेशन खराब नहीं होने चाहिए। अब देखो सोशल मीडिया क्या करता है, सोशल मीडिया हमें कनेक्टेडनेस की फीलिंग देता है, लोगों के साथ आसानी से कनेक्ट हो सकते हैं, उनके साथ आसानी से कोलैबोरेट कर सकते हैं और एक कम्युनिटी की फीलिंग आती है। अब यहाँ पे देखो सिविल सर्वेंट के ना डुअल रोल हो जाते हैं। सर डुअल रोल कैसे? आप एक चीज नोटिस करो, जो एक आईएएस ऑफिसर है उसका रोल ना थोड़ा बैक स्टेज में आता है। देखो आप जानते हो कि जो अलग अलग चीजें हैं टेक्निकली अगर आप नोटिस करो तो आपके जो भी मिनिस्टर वगैरह हैं ये फोर फ्रंट पे रहते हैं, पर इनके पीछे का काम, इनका जो बैक एंड का काम होता है वो कौन करता है? वो आईएएस ऑफिसर करते हैं, ठीक है ना। ये जो भी अलग अलग, मेरा कहने का मतलब जो सिविल सर्वेंट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, तो वो सारी काम करते हैं। तो इनका ना आगे फेस नहीं होता, ये थोड़ा काम इनका बैक स्टेज पे होता है। पर जब हम बात करते हैं सोशल मीडिया की, सोशल मीडिया तो आपको फ्रंट स्टेज पे ले आता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, आपको लाइक्स मिलते हैं, पर यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी एक्सपर्टीज चेक होती है, आपको उस बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि आप कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। तो यहाँ पर देखने को मिलता है ना कि एक तरह से हमें डुअलिज्म देखने को मिल जाता है, एक तरह की डुअलिटी, दो अलग अलग चीजें हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। अब सिविल सर्वेंट्स के देखो किस तरह से अगर हम नोटिस करेंगे क्या यूजेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एक चीज होगी कि सिटीजन्स के साथ आप कनेक्ट करने के लिए इसको यूज कर सकते हो, सिटीजन्स के साथ आसानी तक पहुंच सकते हो। कई बार हो सकता है आपको कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो लोगों तक, कुछ अवेयरनेस लेकर आनी हो उसके लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुंबई पुलिस ने ना, जो मुंबई की जो ट्रैफिक पुलिस है, ठीक है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस भी या इवन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का भी यहाँ पे एग्जाम्पल है। कई बार वो लोगों के लिए बताते हैं कि अच्छा आप ट्रैफिक का अगर कहीं ना कहीं पालन नहीं करोगे तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। आपको अवेयरनेस क्रिएट की जाती है, भाई फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ठीक है ना, इस तरह की चीजें कर जाती हैं, तो वहां पर भी हो गया।
ऊपर से आप सोशल मीडिया के थ्रू ना काफी आसानी से लोगों का ओपिनियन ले सकते हो। लोग देखो, मान लो आपने कोई पब्लिक पॉलिसी बनाई, आपने कोई पॉलिसी बनाई, तो पॉलिसी का चेक करना है कि भैया लोगों को पसंद आई या खराब थी, या उसमें कुछ इश्यूज थे, या क्या उसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स क्या रहा। तो सोशल मीडिया काफी आसानी से आपको बता देगा। जिस तरह का फीडबैक आएगा सोशल मीडिया के ऊपर, उस तरह से आपको पता लगता रहेगा कि हाँ, ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, ये चीजें दिक्कत है, इस चीज को मैं ऐसे वर्क कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आपको पता लगती रहती हैं। उसके अलावा आप अपने पर्सनल ओपिनियंस भी वहां पे कहीं ना कहीं शेयर कर सकते हो। ठीक है ना, कि आप क्या सोचते हो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। तो कहीं ना कहीं लोगों के साथ आपको कनेक्ट करने में थोड़ी आसानी हो सकती है। तो इस तरह से ना कुछ मेरिट्स हैं इसके रिगार्डिंग, कि आप आसानी तक लोगों तक पहुंच सकते हो। जैसे मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, ये मैं बात कर रहा हूँ कोविड-19 की सेकंड वेव की बात कर रहा हूँ। उस टाइम पे आप सभी जानते हो ना कि हॉस्पिटल में बेड्स वगैरह मिलने में ना बड़ी दिक्कत आ रही थी सभी को ही। तो एक ना आई थिंक अमृतसर के एक डीएम थे, ठीक है ना, उनका जो फेसबुक पेज था, उसके ऊपर ही बहुत सारे लोग कमेंट कर दिया करते थे कि सर, मैं यहाँ पर हूँ और मुझे ना हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा। तो ये अमृतसर के डीएम या उनकी टीम कह लीजिए, वो कहीं ना कहीं उस बंदे तक कोऑर्डिनेट करती थी और उनको हेल्प करती थी एक हॉस्पिटल बेड उनको प्रोवाइड करने के अंदर। तो इस तरह से डेफिनेटली आम जनता तक पहुंचने के अंदर भी सोशल मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग हो गया, पॉलिसी के अंदर किस तरह का आउटलुक हो गया, लोगों तक ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करने के रिगार्डिंग, ये सारे मुद्दे डेफिनेटली मेरिट्स के अंदर आ सकते हैं। पर डेफिनेटली देखो, कुछ देखो डीमेरिट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया, इनको काम करना होता है पर्दे के पीछे। ठीक है ना, मीनिंग इनका यही है ना कि आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, पर्दे के पीछे काम करना है। पर यहाँ पर क्या हो रहा है, आप बिल्कुल उसके आगे आ रहे हो, आपकी जो गाइडलाइंस है उसके शायद कई बार आप अगेंस्ट में जा रहे हो। ठीक है, इनकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है, आप जानते हो कहीं ना कहीं किसके ऊपर होती है, एग्जीक्यूटिव के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है ना, पर ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की थोड़ा इनकंसिस्टेंट हो जाता है। उसके साथ ही आप नोटिस करो कि आपकी एक होती है आपकी पर्सनल लाइफ, एक होती है आपकी प्रोफेशनल लाइफ। अब जब यहाँ पर आप सोशल मीडिया के अंदर हर चीज डाल रहे हो, तो आपकी पर्सनल लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है, उसके बीच में जो थिन लाइन होती है ना, वो बिल्कुल मिट जाती है, वो दिखता ही नहीं। तो आपको पता ही नहीं लगता कि आप जो बंदा सामने वाला है, वो अपने पर्सनल ओपिनियन दे रहा है, अपने प्रोफेशनल ओपिनियन दे रहा है, किस तरह से वर्क कर रहा है। ऐसी चीजें नोटिस करने को मिल जाती हैं। उसके अलावा कहीं न कहीं जो अपने जो हमारे सिविल सर्वेंट्स हैं, वो इसको अपनी तारीफ के लिए भी कर सकते हैं। कि मान लो देखो, सिविल सर्वेंट ने मान लो कुछ अच्छा काम किया, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वाहवाही लूटने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर हर जगह अपने पिक्चर्स डाल दी कि मैं तो ये इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। उससे भी देखो जो कहीं न कहीं उनकी फैन फॉलोइंग कहीं न कहीं बढ़ती रहती है। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनका काम क्या है, लोगों की सेवा करना, ना कि अपने फैन्स बनाना, राइट? तो ये सारी चीज़ें थोड़ा-सा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जहाँ जो हमने पिछले 5-6 सालों के अंदर ना थोड़ा ये ट्रेंड चेंज होते हुए हमें देखने को मिला है। तो यहाँ पर सर हम कर क्या सकते हैं? कर ये सकते हैं कि ना आप अपनी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज़ करो प्रॉपर्ली, कि हाँ, मैं क्या बन के पोस्ट कर रहा हूँ? क्या मेरी ये ऑफ़िशियल आईडी है? किस तरह से मैं इस पे पोस्ट करूँगा? आपकी क्या अथॉरिटी है? कई जगह पे ऐसी जगह पे हमें पोस्ट नहीं करना चाहिए, जो कुछ मैटर लीगली हो, ठीक है? लीगल डिस्प्यूट्स के अंदर चल रहे हों, सब जुडिस हों। मान लो कि आपने बता दिया कि हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड मान लो कि इस तरह से अच्छा है, इस तरह से बुरा है। इस तरह की चीज़ें इनको थोड़ा बचना चाहिए। ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा बोला गया है कि ये सारी चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। इसके साथ ही जो भी चीज़ें रेलेवेंट हो, उनके ऊपर डेफ़िनिटली आप कमेंट कर सकते हो, कि जो भी कहीं न कहीं लोगों को हेल्प करे। पर ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को ही कमेंट करते रहो, ठीक है ना? तो जो भी फीडबैक है, उसके लिए ओपन रहना ज़रूरी है। पर ऐसा भी साथ-साथ नहीं करना कि आप हर पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर ही कहीं न कहीं कमेंट पास करो, दैट विल बी रॉन्ग। तो आपको जब भी कहीं न कहीं सोशल मीडिया का यूज़ करना है, बहुत ही पोलाइटफुल वे में, बहुत ही रिस्पेक्टफुल वे में आपको काम करना है। बाकी इंश्योर करना है कि जो भी गवर्नमेंट की अलग-अलग अथॉरिटीज़ हैं, या फिर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप कहीं न कहीं क्रिटिसाइज़ ना कर रहे हों। बाकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ें भी इनके द्वारा गाइडलाइंस के अंदर बताई गई हैं। सिविल सर्वेंट्स डेफिनिटली गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है ना? आजकल के टाइम पे सोशल मीडिया इंपॉर्टेंट है, बट आप किस तरह से उसको यूज़ करते हो, किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हो, अपने एथिक्स, अपने जो ऑल इंडिया सर्विस रूल्स हैं, उनके अगर आप डेफिनिटली उनके साथ-साथ रहते हुए काम करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके फ़ेवर में अच्छे से काम कर सकती हैं, ऐसा यहाँ पे राइटर बता रहे हैं। आई बात समझ में? ये हो गया हमारा दूसरा एडिटोरियल। चलते हैं हमारे तीसरे एडिटोरियल की तरफ, जो क्या है, सस्टेन्ड ग्रोथ इन रेमिटेंसेस और इसको आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के साथ रिलेट कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तो ये समझो कि आखिर ये रेमिटेंसेस होता क्या है। इसका देखो सिंपली अगर मैं आपको मीनिंग बताऊं, तो मीनिंग ये है कि जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को पैसा भेजती है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। पर जनरली ना हम इसको पता किस सेंस में यूज करते हैं। जैसे मान लो
आपके कोई रिलेटिव है, मान लो रिलेटिव आपके यूएस गए हुए हैं, ठीक है ना, वो पैसा आपको इंडिया में वापस भेज रहे हैं, ठीक है, मान लो ये यूएस में इनकी कोई जॉब है, वहां पे जॉब से कुछ पैसा कमाया, उसमें से कुछ पैसा आपको घर वापस भेज दिया, ठीक है, अपनी फैमिली को भेज दिया, किसी को भी इस तरह से, इन सभी चीजों को क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। इंडिया के केस में देखो बहुत सारे लोग आप नोटिस करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल यूएई हो गया, ठीक है ना, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, इस पर्टिकुलर जगह में बहुत सारे लोग इंडिया के जाते हैं, यूएस यूके के अंदर भी बहुत सारे लोग रहते हैं, वो अपने घर पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ पैसा भेजते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, रेमिटेंसेस। अब देखो इंडिया के अंदर क्या हुआ है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक की ना दरअसल में एक रिपोर्ट है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की, अगर आप नोटिस करोगे, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, इसका जो टाइटल था बेसिकली रेमिटेंसेस ब्रेव ग्लोबल हेडविंड्स। तो इस पर्टिकुलर के अंदर ना इंडिया की बात करी गई है कि इंडिया ने 2021 में लगभग 89 बिलियन डॉलर रिसीव किए इन फॉर्म ऑफ रेमिटेंसेस, और 2022 में सर ये 100 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आप नोटिस करोगे ना तो इंडिया दुनिया में टॉप पे आता है बिल्कुल रेमिटेंसेस। देखो आप खुद नोटिस करो ना, इतने सारे लोग हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया, यूके हो गया, सऊदी अरेबिया, इन पर्टिकुलर कंट्रीज में काम करते हैं, डेफिनेटली वो बहुत सारा पैसा इंडिया में वापस भेजते हैं। इसी वजह से होता क्या है, रेमिटेंसेस के मामले में इंडिया दुनिया में कहां पे लाई करता है, ये बिल्कुल टॉप के ऊपर लाई करता है। सेकंड नंबर पे क्या आ गया सर, मैक्सिको। तीसरे नंबर पे कौन आ गया, चाइना। तो ये पर्टिकुलर ऑर्डर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो वर्ल्ड के रेमिटेंसेस की भी यहाँ पे इस वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट के अंदर बात करी गई है कि 794 टोटल की बात कर रहे हैं, 794 बिलियन यहाँ पर हमने देखने को मिले हैं। अगर हम नोटिस करो तो 5% की ग्रोथ हुई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर। उससे पहले कितनी थी सर, उसके पहले थी 10%। बेसिकली ग्रो अभी भी हुए हैं, बस पॉइंट क्या है कि उसके बढ़ने की जो रफ्तार है उसमें थोड़ी सी हमें कमी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। मोस्टली जो रेमिटेंसेस कहां पर मिलते हैं, ये आते हैं कहां पर, लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जैसे इंडिया क्या है, ठीक है, इंडिया भी देखो इसी में लाई करता है डेफिनेटली। रीजन क्या है, इंडिया के ज्यादातर लोग दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं, चाइना के लोग दूसरी कंट्रीज में काम करते हैं, मैक्सिको के लोग भी जैसे मान लो यूएस में काम करते हैं, तो वहां से पैसा वो अपने घर भेजते हैं। अब इसके पीछे का और क्या कारण है कि इतनी तेजी से हम कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं रेमिटेंसेस कॉरस्पॉन्डिंग। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप नोटिस करो कि आज के टाइम पे ना, पहले कोविड-19 के रिगार्डिंग कुछ इश्यूज थे, ठीक है, ट्रैवल के रिगार्डिंग डिस्ट्रप्शंस थी, अब धीरे धीरे वो चीजें ओपन अप हो रही हैं। उसके बेसिस पे हो क्या रहा है, वहां पर जो लोग गए हुए हैं उनकी इनकम के अंदर इंक्रीज देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप कहीं ना कहीं अगर यूएस को फॉलो कर रहे हो ना, तो यूएस की इकोनॉमी थोड़ी सी सिचुएशन खराब है, पर अगर आप जॉब्स का डेटा देखोगे ना कि कितने लोगों की जॉब मिल रही है, तो जॉब्स डेटा वो ठीक है। तो इस वजह से अगर लोगों को जॉब मिल रही है, अगर उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, तो वो क्या करेंगे, अपने घर पे पैसा भेजेंगे। जैसे मान लो यूएस में मान लो किसी के पास जॉब है, पर इंडिया में उसकी फैमिली की सिचुएशन खराब है, तो वो क्या करेगा, वो कोशिश करेगा कि नहीं, अच्छा कोविड-19 भी आ गया ना, तब भी घर पे सब ठीक रहे, इस वजह से यूएस वाला बंदा क्या करेगा, घर पे रेमिटेंसेस वो भेजता जा रहा है। इस वजह से हमें देखने को क्या मिला है, हमें इंक्रीज इसमें देखने को मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप एक और चीज यहाँ पे राइटर ने ना बहुत इंपॉर्टेंट बताई है, वो क्या है, देखो आप जानते हो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के बारे में, जीसीसी के बारे में सभी जानते हो, ठीक है, आप सभी जानते हो कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग टोटल जो 6 मिडल ईस्टर्न जो कंट्रीज आ जाती हैं, वो इसमें इंक्लूड होती हैं गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के अंदर। कौन कौन सी सर, देखो इसमें आ जाती हैं, सऊदी अरेबिया आ गया, ठीक है, यूएई आ गया, कतर आ गया, बहरीन आ गया, ठीक है ना, ओमान आ गया, एंड लास्टली कुवैत। ये 6 कंट्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं किस तरह से आपस में कोऑर्डिनेट करती हैं। अगर आप इंडिया के केस में देखोगे ना, तो इंडिया के केस में बहुत सारे जो जाते हैं पर्सन, ठीक है, वो यहाँ पर जाते हैं गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज के कॉरस्पॉन्डिंग। पर पिछले कुछ सालों के अंदर हमने ना थोड़ा चेंज देखा है। वो चेंज क्या देखा है कि अब गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जगह कुछ नई डेस्टिनेशन में लोग जा रहे हैं। व्हाट आर दोज न्यू डेस्टिनेशन, यूएस, यूके और ईस्ट एशिया। ध्यान से समझना, देखो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो 6 कंट्रीज मैंने बोली, यहाँ पर कौन लोग जाएंगे, जो थोड़े से लो स्किल्ड जॉब्स हैं, ठीक है, इंडिया से वो लोग जा रहे हैं जो कम स्किल्ड हैं। यूएस, यूके, ईस्ट एशिया में कौन लोग जाएंगे, जो हाईली स्किल्ड है। पहले क्या होता था, पहले जो लो स्किल्ड वाली जॉब्स है ना, इंडियन वो ज्यादा करते थे इन डिफरेंट डिफरेंट गल्फ कॉपरेशन कंट्रीज के अंदर जाकर। पर आज के टाइम पे इंडियंस क्या ज्यादा कर रहे हैं, इंडियंस कर रहे हैं हाईली स्किल्ड जॉब्स इन यूएस, यूके, ईस्ट एशिया। तो यहां पर हुआ क्या है, हमने एक शिफ्ट देखा है फ्रॉम इंडियंस डूइंग लो स्किल्ड जॉब्स टू हाई स्किल्ड जॉब्स। अब खुद बताओ मुझे, अगर स्किल हाई है तो क्या होगा, डेफिनेटली अच्छे खासे पैसे कमाएंगे ना यहाँ पे जाके। तो पैसे कमाएंगे तो क्या होगा, वो घर पे ज्यादा पैसे भेजेंगे। तो इस वजह से आप नोटिस कर सकते हो कि जो यूएस का शेयर है
इंडिया के कॉरस्पॉन्डिंग रेमिटेंसेस के अंदर वो काफी बढ़ता जा रहा है और टॉप पे ये जा चुका है। इसके पीछे का रीजन यही है कि इंडिया में स्किल्ड जॉब्स जो इंडिया के इंडियंस के द्वारा जो स्किल्ड जॉब दूसरी कंट्रीज में हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। देखो ये सारा डेटा आप ना कहीं अपने इकोनॉमी के आंसर्स के अंदर कोट कर सकते हो, या फिर इवन प्रीलिम्स के अंदर भी यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है। तो वो सारी चीजें अगर हमें पता होंगी तो डेफिनेटली हम उनको अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर वही सारी बात करी गई है कि लोगों की जॉब्स में एक तरह से उनके वेजेस में हाइक हुआ है, उनको इनकम के अंदर इंप्रूवमेंट मिली है। इसकी वजह से डेफिनेटली ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, ये जीसीसी का मैंने आप सभी को बता ही दिया किस तरह से चेंजेस आए हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर की भी थोड़ी बात करी गई है। फ्यूचर के अगर आप नोटिस करोगे ना तो आने वाले टाइम के अंदर थोड़ी ये जो रेमिटेंसेस की ग्रोथ है इसमें कमी देखने को मिलेगी। बेसिकली उतनी तेजी से ये ग्रो नहीं करेगा आने वाले टाइम के अंदर। अब इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? रीजन देखो वही है, यूएस के अंदर डेफिनेटली जॉब्स वगैरह बढ़ रही हैं बट इन्फ्लेशन भी तो हाई है, तो आने वाले टाइम में ना एक स्लो डाउन की पॉसिबिलिटी रहती है, शायद उतने पैसे ना आ पाए। जीसीसी कंट्रीज जो मैंने आपको 6 कंट्रीज बताई वहां पर भी हो सकता है एक तरह का स्लो डाउन आएगा एंड उसकी वजह से इंडिया में शायद उतना हमें रेमिटेंसेस आते हुए ना देखने को मिले। कतर में से देखो इंडिया को काफी अच्छे खासे मिले हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस। रीजन क्या था? वहां पर आप जानते हो फीफा वर्ल्ड कप हुआ तो बहुत सारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हुई, वहां पर लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। पर अब तो फीफा वर्ल्ड कप थोड़े दिनों में खत्म होने वाला है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो ये सारी चीजों का इंपैक्ट इंडियन लेबर के ऊपर भी पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम के अंदर हम देख सकते हैं कि शायद रेमिटेंसेस उतनी तेजी से ग्रो ना करें जितना हमने पिछले सालों के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर राइटर ने करी हुई हैं। आई होप आपको ये रिपोर्ट अच्छे से समझ आई होंगी, प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से भी एज वेल एज मेंस के एस्पेक्ट से भी। तो ये थे आज के तीनों मुद्दे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आई होप आपको सारे इश्यूज अच्छे से समझ आए होंगे। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।